प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका ताल्लुक बल्लारी से है। कर्नाटक के बल्लारी में पैदा होने वाले नासिर हुसैन साहब दिल्ली में जेएनयू में दाखिला लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लगातार काम करते हैं। स्टूडेंट यूनियन के सदर बनने के बाद लगातार सियासत में सरगर्म रहते हैं और 2018 में इन्हें कांग्रेस एमपी नामजद करती है। राज्यसभा के रुकन इकलौते मुस्लिम एमपी कर्नाटक से जाने वाले फिलहाल इकलौते मुस्लिम एमपी नासिर हुसैन से आपको रूबरू कराते हैं। नासिर हुसैन साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा आपका सफ़र रहा। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू होते हैं और सीधा मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। ये आपका जो सफ़र है कहीं ना कहीं अक़लियती लीडरान, जो नौजवान लीडरान हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मशाल राह बन सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जो है तलबा सियासत से लेके राज्यसभा तक बड़ा लंबा सफ़र रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो है क्योंकि मैं ज़्यादातर दिल्ली में रहता था तो अचानक कांग्रेस पार्टी जो है एक नए चेहरे को, एक नौजवान को राज्यसभा में सीधा भेजती। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेशनल लेवल पे काम करते करते भी, जब मैं एमपी बना था उसके पहले 18 साल मैंने नेशनल लेवल पे अलग अलग पोजीशंस पे काम किया। यूथ कांग्रेस का नेशनल ऑफिस बेरर 6 साल रहा मैं। पहला चीफ इलेक्शन रहा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का। उसके बाद में 2 टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 बोर्ड्स का वाइस चेयरमैन रहा और 2 सब कमिटीज़ का चेयरमैन रहा। और पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के भी करीब 1400-1500 डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था। कर्नाटका में भी काफ़ी एक्टिव रहता था पॉलिटिक्स में, बल्लारी में, बेंगलोर में, और देश भर में भी पार्टी मुझसे काम ली। देश भर में मुझे भेजती थी अलग अलग असाइनमेंट्स में, मैं अपना पार्टी के लिए काम करता था। और उसके पहले जो है करीब 12-14 साल 15 साल जो है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, मैसूर के सेंट फिलोमेनास कॉलेज का मैं सदर था। वहाँ पे 3 इलेक्शन में जीता। उसके बाद मैं स्टूडेंट यूनियन का सदर था। उसके बाद में मैसूर सिटी स्टूडेंट सेक्शन कमेटी का 2 टर्म में जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 3 टाइम मैंने जीता, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जीतने के बाद में। और वहाँ का बहुत सारे एजिटेशंस, धरनास, मूवमेंट्स जो चल रहे थे स्टूडेंट के नॉर्थ इंडिया में, ख़ासकर दिल्ली में, उसको लीड करने का मुझे मौका मिला था। और मेरी कैपेसिटी जितनी थी उससे भी जो है ज़्यादा मैं कोशिश किया कि मैं स्टूडेंट मूवमेंट को एक नई दिशा, एक नया रास्ता मैं दूं। और उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त जेएनयू के हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, जामिया के हो, बहुत सारे लोग, अच्छी ग्रुप बनी थी, उसमें हम लोगों ने काम किया। ये लंबा जो सफ़र था, मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला। मुझे कई टाइम एमएलसी के लिए जो हम लोग नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था, फिर उसके बाद अलग अलग रीजंस की वजह से नहीं हो पाया। हम लोग क्योंकि जो हम बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर काम करते हैं और देश भर में घूम के या नहीं तो पूरी स्टेट में घूम के जो काम करते हैं, जो संगठन के साथ जो जुड़े रहते हैं, उनको जो है ना बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट करने के लिए दिक्कत भी होती है। और अक़लियत कम्युनिटी में से होने की वजह से, मुस्लिम कम्युनिटी से रहने की वजह से भी बहुत सारे लिमिटेशंस भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह जाके चुनाव लड़ नहीं सकते, माहौल वैसा है। तो मेरा एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आजकल जो है नौजवान, खास करके अक़लियती नौजवान की अगर बात करें तो काफ़ी मायूस हैं कांग्रेस को लेकर, सियासी उनकी करियर को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका सियासी करियर मजबूत नहीं नज़र आता है। किसी भी इलेक्शन में जीतने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं इस वजह से कि कम्युनल फीलिंग की वजह से वहाँ जो है कामयाबी मुश्किल हो जाती है। और कांग्रेस जो है नर्म हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से कई बार जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करती है। इसके कई बार इल्ज़ाम भी लगे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा मौका मिला, आप पार्लियामेंट तक पहुँचे, लेकिन जो आम लीडर हैं, जो अक़लियती नौजवान हैं, जो कांग्रेस से सालों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ खास काम नहीं हो पा रहा है, उनकी कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, वो कहीं ना कहीं मायूस नज़र आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर मैं अपनी बात रखूं तो देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कोशिश की है 1947 से लेके अभी तक, चाहे वो स्टेट के असेंबली इलेक्शन में हो या काउंसिल में हो या पार्लियामेंट में, लोकसभा के इलेक्शन में हो या राज्यसभा में हो, कांग्रेस हमेशा ये कोशिश की है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हर वो तबका,
चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट में अलग अलग कास्ट के लोग हों, ट्राइब्स के लोग हों, रीजनल बैकग्राउंड्स के लोग हों, लैंग्वेज को लेके जो सबका रिप्रेजेंटेशन रहे। कांग्रेस ये हमेशा ये मानती है कि डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर अलग अलग वॉइसेस कुछ जगह मिलना चाहिए, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, अलग अलग रीजन से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स जो रहते हैं समाज के अंदर, अब उसको भी जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो उसके तहत कांग्रेस ही एक वाहिद ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में है जो सही तरीके का रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी को दी है। लेकिन वास्तव में देखा हूँ, क्योंकि मैं भी जो है कांग्रेस के हाई कमांड के करीब काफ़ी सालों तक मुझे काम करने का मौका मिला था, और आज भी मैं काम करते रहता हूँ। जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, मैं भी चाहता हूँ चुनाव लड़ूं, लेकिन जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे कार्वर्ड करना पड़ता है, मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना पड़ता है। आज के दिन जो है चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। हर तरीके के रिसोर्सेस होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पार्टी के अंदर भी पहचान बनाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी पहचान बनाना चाहिए, एक। और दूसरा जो है, जहाँ रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में यानी काउंसिल और राज्यसभा की जो बात होती है, हर एक्टिविस्ट को अपने आप को उस लेवल तक उभारना चाहिए, अपने आप को उस लेवल तक मजबूत करना चाहिए कि पार्टी खुद ब खुद जो है आपको कंसीडर करे किसी भी रिप्रेजेंटेशन के लिए। हर कोई वो सियासत में जो आता है, अगर वो चाहे कि वो लोकसभा मेंबर बनना चाहे या राज्यसभा मेंबर चलना, ये मुमकिन नहीं है। कोई काउंसलर कॉर्पोरेटर के लेवल पे रिप्रेजेंटेशन किसी को मिलता है, किसी को बॉडीज में जो है, जो गवर्नमेंट हम लोग सरकार में जब आते हैं तो अलग अलग बॉडीज की जो नॉमिनेशंस होते हैं उसमें किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, किसी को असेंबली में, किसी को काउंसिल में, किसी को राज्यसभा में, किसी को लोकसभा में, इस तरह से जो है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं भी राज्यसभा मेंबर बनने के पहले मैं 3-3 साल 2 इंपॉर्टेंट लेबर बोर्ड्स का वाइस चेयरमैन रहा, और लेबर मिनिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट सब कमिटीज बने थे जिसमें जो है स्कीम्स को पूरा रिवीजन करना था और उसमें वो पार्लियामेंट के अंदर प्लेस करना था। उसके 2 कमिटीज का मैं चेयरमैन बन के मैंने काम किया। तो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, रिप्रेजेंटेशन मुझे इसलिए दिया गया था क्योंकि हम लोग NSY में, यूथ कांग्रेस में, कॉलेज के पॉलिटिक्स में सरगर्म थे, और साथ में हम पढ़ाई भी करते थे, और वे तो लोग सब कुछ देखते हैं। और हर टाइम हम लोग ये कहें कि हम लोग को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, देखिए हो सकता है परसेंटेज के हिसाब से किसी भी कम्युनिटी को, मुझे लगता है कि उसके वो चाहती कि वो जितना परसेंटेज उसका है उससे ज़्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। ऐसा होता नहीं है डेमोक्रेसी में, बहुत सारे फैक्टर्स का इंटरप्ले होता है, बहुत सारे फैक्टर्स एक दूसरे से टकराते हैं सियासत में। अब उसमें ही जो है कांग्रेस पार्टी कोशिश करती है कि रिप्रेजेंटेशन, अब मसलन करीब मेरे ख्याल से 19 सीट असेंबली में हम लोग को दिए गए थे, अब उसमें 7 लोग जीत गए हैं। अब इसमें गलती मैं पूरी पार्टी की भी नहीं बोलूँगा, पार्टी तो हम लोग को टिकट्स दी थी, लेकिन अपने लोग तो जीत के आए नहीं पाए। अब जीत के इसलिए नहीं है क्योंकि माहौल भी ऐसा बना हुआ है आज के दिन में, जहाँ पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा है, उनको जो है समाज के किनारे में ठेलने की एक पार्टी की समझो, एक आइडियोलॉजी की समझो, एक सोच है, वो पूरी कोशिश करें। ऐसे टेम्पो हम लोगों को जो सेक्युलर पार्टीज हैं उसके साथ में हम लोग को खड़ा होना चाहिए, और हम लोगों को जो मालूम सेक्युलर पार्टीज का भी साथ देना चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डिफेंड करती रही है हमेशा से, स्टैंड क्लियर नहीं है, कभी मुसलमानों के ताल्लुक से क्लियर अपना स्टैंड नहीं रख पाती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम से जोड़ के जो कहीं ना कहीं कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है, वहीं कांग्रेस भी जो है मुसलमानों से एक दूरी बना के, एक मेंटेन करते हुए कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना चाहती है। देखिए, मुसलमानों का मसला अभी जो हिंदुस्तान में इस वक्त जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टियां जो राइट विंग जिसको हम कहते हैं, वो लोग पूरी तरह से सक्सेसफुल हैं कि हम लोगों को समाज के किनारे में ले जाकर ठहरा करें। हर चीज़ में वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक बैड लाइट में दिखाया जाए, एक अलग हमारी तस्वीर वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक कैरेक्टर असैसिनेशन हमारी कम्युनिटी का वो पूरी तरह से, एक आदमी से नहीं, 2 आदमी से का नहीं, पूरी कम्युनिटी को एक विलन बना के इस समाज में खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। इसको अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज फाइट करें, तो मुझे डर है कि जो आने वाले दिनों में आना वाला हमारा जो जनरेशन, मुस्लिम तबके का जो जनरेशन है, नौजवान जनरेशन, आने वाला जो जनरेशन, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़े होंगे। हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी जगह में छोड़ना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए, अपने आप को फाइट करने का, यानी कि जो मालूम टेक्नोलॉजी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोर्ट्स हो,
पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये तमाम चीज़ों को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी में ये क्या है, एक जो सेल्फ पिटिंग जो आदत हमारी जो पड़ गई कि हर चीज़ के लिए हम कहते हैं कि भाई ये फलानी पार्टी हम लोग को नहीं कर रही, वो पार्टी नहीं, ये पार्टी नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग को टैक्टिस चेंज करना पड़ेगा। इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लगता है कि दुनिया में और किसी कंट्री के पास नहीं है। इतने लॉस हैं हमारी कंट्री में जिसका हम लोग को सहारा लेना चाहिए। हम ना पुलिस केसेस फाइल करते, ना हम कोर्ट जाते, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे राइट्स का भरपूर फायदा उठाते। पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे कोई हिंदुस्तान में डाउट नहीं करता है, चाहे वो मंडल पंचायत हो चाहे पार्लियामेंट हो। कभी भी कांग्रेस पार्टी जो है किसी भी राइट विंग या कम्युनल या कास्टिस्ट पार्टिस्ट को फायदा होने नहीं दी है। और स्टैंड पे भी जो है मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा एक लॉ नहीं है जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी ने ट्रिपल तलाक पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती से अपनी बात रखी है और उस बिल के खिलाफ रखी। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ जो है हम पूरी तरह से रखिए। यूएपीए अनलॉफुल असेंबली एक्ट जो है उस पे जो है प्रिवेंशन एक्ट पे जब वो कह रहे थे कि जो हम इंडिविजुअल को भी एक टेररिस्ट करार दिया जा सकता है, वो अमेंडमेंट जब आ रहा था, जो फोर फ्रंट पे जो फाइट कर रहे थे वो कांग्रेस के एमपीज फाइट कर रहे थे इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर। सीएए एनआरसी पे कांग्रेस की पार्टी ही है वो जो स्टैंड ली और कहा कि नहीं ये अनजस्ट है, अनइक्वल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है करके। और जितने जगह हम लोग कॉन्शियसली ये कोशिश की है पार्टी के अंदर कि हम इसको कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ना बने, क्योंकि जो है अवाम पूरी तरह से उसमें जुड़ गई थी, वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। लेकिन कांग्रेसमैन हर जगह पूरी तरह से जितने रिसोर्सेस की मदद कर सकते थे, जहां जहां वो फोर फ्रंट पे रहते थे, हम लोग सब स्टेजों पे आके बात किए, हमारे लीडर्स आके बात किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का उसको मुद्दा नहीं बने। हम उसको चाहते थे कि देश के लोगों का, अवाम का वो मुद्दा बने और एक सेक्युलर मुद्दा बना रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, कुछ मुसलमानों भी ऐसे छोटी पार्टियां हैं, वो चाहते हैं कि जो है एकदम जो है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी बन के रह जाए। जो बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस को उस तरह से एक पेंट कर दें, तो वो मुझे लगता है कि वो नामुमकिन है। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है, मुसलमानों को जितना डिफेंड करना है उतना भी दलितों को करती है, हर मजहब को डिफेंड करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, राइट टू लिव, सारे ह्यूमन और फंडामेंटल राइट जितने हैं उसको जो हम लोग कांग्रेस पार्टी डिफेंड भी करती है, पूरी कोशिश करती है जहां जहां पावर में है तो ये वो तमाम चीजें इंप्लीमेंट हो। क्योंकि अब 2 साल का अरसा जो है आपके एमपी बनने के बाद हुआ है, राज्यसभा में आप दाखिल हुए हैं, क्या आपको ऐसा कोई खास काम आपका जो है, चाहे वो अक़लियतों के लिए हो या जनरल हो, ऐसे कोई खास काम आप गिनाना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ में है कि मैं किसी एक असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मैं रिप्रेजेंटेटिव पूरे कर्नाटका स्टेट का हूँ। मैंने पिछले 2 साल में जितना मुझे मौका राज्यसभा के अंदर मिला है, राज्यसभा के बाहर मिला है, उसका पूरा मैंने इस्तेमाल किया है। जितनी बात मुझे रखना था उतनी बात मैंने, जितना मौका मुझे राज्यसभा के अंदर मिला है मैंने अपनी बात रखा है। सीएए एनआरसी पे मुझे लगता है कि मैं पहला एमपी था जिसने सवाल किया था, भाई ये कम्युनिटी को आप क्यों छोड़ रहे हैं। आप पुलवामा के ऊपर सबसे बड़ा सवाल जो हम डायरेक्ट उनको हिट करते हुए कि भाई कहाँ हैं 44 लोग हमारे जो जवान मारे गए, उनकी हत्यारियाँ कहाँ हैं, कौन है, आखिर कौन आके मारे थे, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुई करके एक बड़ा मुद्दा बना था। उसके बाहर भी जो है कर्नाटका स्टेट में मुझे लगता है कि 2 साल के पीरियड में जितना मैं मैक्सिमम घूम सकता हूँ पूरे कर्नाटका घूमा हूँ। सीएए एनआरसी पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किए थे। हिंदुस्तान में पहला रिएक्शन सीएए एनआरसी में कर्नाटका से ही शुरू हुआ था। हम लोग कर्नाटका में हम लोग वर्कशॉप्स किए, हम लोगों ने अलग अलग तबकों के मीटिंग्स किए। उसके बाद में जब ये फ्लेयर अप हुआ इशू, जब शाहीन बाग ये वो सारा मंगा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर एजिटेशन हुए तो कर्नाटका में हुए। लेकिन शुरुआत जो है हम लोगों की बल्लारी से सबसे बड़ा एक अच्छा खासा बड़ा 30-35 हज़ार का मोबिलाइजेशन, एक मास मोबिलाइजेशन, सबसे पहले सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन बल्लारी में हुआ, वो हम लोगों ने किए। उसके अलावा भी जो है पूरे स्टेट वाइड एडवोकेट्स को मिला के एक ट्रेनिंग सेशन हुआ। सारे मुस्लिम जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको बुला के 224 कॉन्स्टिट्यूंसी से बुला के उनको हम लोगों ने एक दिन भर का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किए। उसके बाद उलेमा और मशाइखीन हर मसलक के हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने उनको बुला के सीएए एनआरसी पे एक आम राय बनाने की कोशिश की और उसको आगे अगर वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा तो आगे उसको कैसा ले जाना उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। उसके बाद में
फाइनली जब ये सारा चीज़ होने के बाद एक कल्मिनेट हो रहा था, तो दिल्ली में मेरे ही घर में सारे पार्टीज के मुस्लिम एमपीज, सारे पार्टीज के, बीजेपी के छोड़ के, इंक्लूडिंग AIADM के और JDU के और LJP के, जो एनडीए के पार्ट हैं, उनको भी साथ में लेके इसके खिलाफ और इसको वापस लेने का काम करवाने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की। और उसी का दबाव था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है राज्यसभा में पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको पूछा कि भाई ये आप इसमें डी वोटर है या नहीं बताइए करके, वहाँ पे जाके रुका। और वो जो एप्लीकेशन, ये भी जो है हम लोगों ने प्रेशर बना के ऑल पार्टीज का एक एप्लीकेशन आज तक भी पेंडिंग है होम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास। ये ऑल पार्टीज का एक डेलीगेशन जाए, पूरे चीज़ को डिस्कस करें। इस पे ये पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। अब उसके अलावा कोरोना वायरस और कोविड-19 पे लॉकडाउन था, इसमें तो आप नजर नहीं आ रहे थे। कर्नाटक में तो आप शायद दिल्ली में थे आप। जी, मैं पार्लियामेंट का दूसरे अर्जेंट जिस दिन हुआ उसके दूसरे दिन लॉकडाउन अनाउंस हो गया। मैं सेशन में अटेंड कर रहा था। मैं लॉकडाउन में पूरी तरह से दिल्ली में फंसा रहा, लेकिन वहाँ पे फंसे रहने के बावजूद जितना बल्लारी में मैं जो मेरे तरफ से कर सकता था आवाम के लिए वो किया। मैं वो उसमें नहीं बताऊंगा टीवी पे कि जो मालूम क्या क्या चीज़ें थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक रिप्रेजेंटेटिव की होती है लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी देना अपने लोगों को, साथ में जो है उनके जो राइट्स हैं उसका हनन ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं 20 साल जो दिल्ली में काम किया था, एक जो नेटवर्क पार्टी के अंदर मेरी पार्टी के अंदर पूरे देश भर में है, और जो ब्यूरोक्रेसी में एक अपना नेटवर्क जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग पास होके जाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए कर्नाटका का मुझे लगता है कि शायद ही कोई डीसी बचा होगा जिससे मैंने बात नहीं किया इस पीरियड में, शायद ही कोई एसपी बचा होगा, शायद ही कोई रीजनल कमिश्नर बचा होगा, शायद ही कोई आईजी बचा होगा। सबको जो है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, इवन चीफ मिनिस्टर तक भी जो मालूम लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने भरपूर तरीके से काम किया। अपनी जगह है, लेकिन जब तबलीगी जमात का इशू बनाकर कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर टारगेट किया जा रहा था और पूरे मुसलमानों पर हमले हुए थे, उस वक्त कहाँ थे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो दिल्ली में थे। और जितने हमले हुए हैं, अब जैसा फॉर इंस्टेंस अगर आप हुमनाबाद में जो है एक इंसिडेंस हुआ था, एक घटना हुई थी, उस हादसे में जो है एक इमाम को बुरी तरह से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उसको उनके ऊपर लाठी बरसा के उनको घायल किया था। पूरी तरह से हम लोगों ने प्रेशर बनाया। मैं उस टाइम आईजी की बात किया, एसपी की बात किया, डीसी की बात किया, हमारे लीडर्स को बात किया, सब पे बात किया, और अल्टीमेटली उसको उस ASI को सस्पेंड करना पड़ा। अब यहाँ पे रामनगरम में यहाँ पे वो डफली बचा के जो मतलब एक पंचायत में बोला गया था कि मुसलमानों को यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, वहाँ पे पंचायत मेंबर्स को सस्पेंड करवाए। उसके बाद KR पेट में वहाँ पे 3 लड़के, हिंदू लड़के, हम मुसलमान हैं कोरोना वायरस करके बोल के, कोरोना वायरस में इन्फेक्टेड हैं करके बोल के भाग गए थे, पूरा टीवी पे चला था। उनको पकड़वाए, उनको अरेस्ट करवाए, फिर तहसीलदार जो है उसका क्लैरिफिकेशन और अपॉलॉजी देना पड़ा। साथ में ये अपना पाटरायनपुरा में जो हुआ है उसमें भी जो है साइकर नगर में जो हमला है, तमाम चीज़ों पे जो है पुलिस, CSP, DC, एक अच्छा चीज़ ये है कि, लेकिन अभी एक मसला हुआ है, इमरान पाशा पे FIR दर्ज होता है नहीं, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, एक अच्छी बात यह है कि जो मुस्लिम सियासतदान जो हैं कर्नाटका में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझते हैं, पूरी तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करके काम किए हैं। तो होता क्या है, अब वैसे टाइम पे ज़मीन पे, अब मुझे तो आके यहाँ पे रह नहीं सकते थे, चाहे वो CM इब्राहिम साहब हो, चाहे वो अब्दुल जब्बार साहब हो, चाहे वो अपने हारिस साहब हो, चाहे UT खादर साहब हो, सब आपस, तनवीर सेठ साहब, आपस में बात करके प्रेशर बना के जहाँ जहाँ हम लोग राहत पहुँचा सकते थे, जहाँ जहाँ राहत दिला सकते, पूरी हम लोगों ने कोशिश करके वो दिलाई। अब उसमें फेसबुक पे इतना गंदा आ रहा था, फेक मैसेजेस आ रहे थे, टीवी चैनल्स पे जो है बहुत ज़्यादा तासुब की बातें हो रहे थे, तबलीगी जमात, कोरोना वायरस, ये वो तबलीगी कोरोना वायरस, कुछ करके हम लोगों ने टीम्स बना के चैनल्स के ऊपर केसेस करवाए हैं। फेसबुक में जो अकाउंट्स जिनके थे उनके ऊपर केसेस करवा के उनके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स बंद करवाए हैं। उसमें 1-2 बड़े लीडर्स हैं बीजेपी में जिनके जो है ट्विटर अकाउंट्स बंद हुए हैं। टोटल कितने अकाउंट्स बंद हैं? बहुत सारे अकाउंट बंद हैं, मुझे नंबर याद नहीं। चित्रदुर्गा में अरेस्ट करवाए, उड़पी में अरेस्ट करवाए, इस तरह के जो लोग अरेस्ट भी करवाए। देखिए, इसमें होता क्या है, 2 चीज़ होता है। एक जो है आप पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं
ये लोगों के कंजम्पशन के लिए। ये एक दूसरी तरफ आप सजा दिलवा रहे हैं, उसके वजह से जो है और ऐसे जिस एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या डिविजिव एलिमेंट्स हैं या कम्युनल एलिमेंट्स हैं, उनको जो है सबक दिलाने के लिए जो है आप लीगली उनके खिलाफ जाके उनको अरेस्ट करवाना, उनको सजा दिलवाना, ये काम कर रहे हैं। ये दोनों काम हम लोगों ने पूरी तरह से किए। अब लोगों को अगर ये लगता है कि जमीन पे उतर के खाना बांटना था, राशन बांटना था, वो बांटना था, वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग करें, लेकिन ये जो काम हम लोगों ने करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आने वाले दिनों में हम लोगों को, हमारी जो लीडरशिप है, सिर्फ एमएलए, एमएलसी, एमपी ने, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जेडपी मेंबर्स हैं, मंडल पंचायत मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत, इन लोगों को भी इन तमाम चीज़ों में ट्रेन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, आपके लीगल एवेन्यूज़ को आप पहचानें, आप किस तरह से कोर्ट में हो या पुलिस में हो, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ के लिए कैसे आप लड़ सकते हैं, इसका ट्रेनिंग होना चाहिए। आपसे कई लोगों की शिकायत ये है कि आप या तो बेंगलोर में रहते हैं, दिल्ली तो जाहिर सी बात है, आप एमपी दिल्ली में तो रहते ही हैं, उसके अलावा आप सिर्फ बल्लारी में रहते हैं या फिर गुलबर्गा में रहते हैं, जो बीच का जो बड़ा हिस्सा है वहाँ आपका अमल दखल नहीं है, लोगों से आपकी मुलाकात नहीं है। लोग, क्योंकि आप इकलौते एमपी हैं, तो हर जिले से जो है अकलीती लीडरान की उम्मीदें आपसे वापस था। देखिए मैं तो एमपी बन के मेरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं। बेंगलुरु में और बल्लारी में मैं तो रहता हूँ, क्योंकि बल्लारी का मैं रहने वाला हूँ, बल्लारी में मेरा घर है, बेंगलुरु में भी मेरा घर है। और दिल्ली में सिर्फ, पहले तो दिल्ली में रहता था मैं, अब दिल्ली सिर्फ सेशंस के टाइम पे या मीटिंग्स के लिए जाता हूँ। लेकिन जहाँ तक दूसरे जगह की बात है ना, मुझे लगता है कि 2 साल में लगभग पूरा स्टेट मैंने फिरा है, लगभग पूरा स्टेट में। सबसे ज़्यादा, मैं एकदम फ़ख्र से कहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो है मालूम मैंने ट्रैवल किया पूरे स्टेट में। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैक्सिमम जगह मैंने ट्रैवल किया है, चाहे वो वफ कॉन्फ्रेंसेस करा के हो, या न तो माइनॉरिटी कन्वेंशंस किए हो, या न तो पार्टी के प्रोग्राम्स हो। और मैंने पूरी कोशिश की जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, प्रोग्राम के अलावा जो वहाँ के हमारे ज़िम्मेदार हजरत हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, या न तो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को बुला के बात करना, ये करना। मैं हर काम को जो जायज़ है, जो जायज़ मांग या जाए किसी जायज़ चीज़ लेके मेरे पास आते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अटेम्प्ट करूँ। अब होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन मेरा जितना इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल करके मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लोगों को राहत दिलाऊँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जहाँ बात है, चूँकि अब इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तकरीबन 4 नशिस्तों पे जो है मुस्लिम एमएलसी जो है रिटायर्ड हो रहे हैं। एक तो रिजवान अरशद साहब चूँकि एमएलए बन गए थे तो उनकी सीट चली गई, उसके अलावा जब्बार साहब हैं, नासिर साहब हैं, इकबाल अहमद सट गए। तो इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम रिटायर्ड हो रहे हैं और सिर्फ 2 सीटों पर जो है शायद कांग्रेस कामयाब होने वाली है। तो ऐसे में क्या मुसलमानों के लिए एक सीट रिजर्व करने की बात हो रही है? देखिए, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, ये 4 सीट एकाएक जो है कम होना, ये हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ा नुकसान है। अब 2 ही सीट पे हम लोग आ सकते हैं। अब 2 में हम लोगों ने कहा है कि 1 सीट किसी भी हालत में मुस्लिम कम्युनिटी को देना चाहिए, क्योंकि 4 हमारे गए, 4 के बदले में 1 भी नहीं मिले तो कैसा? अभी काउंसिल में कितने बचे हैं? हमारे काउंसिल में 1 ही बचे हैं। अभी 5 थे, 4 गए, 1 ही बचे हैं। 1 और दिए तो 2 होंगे। हम लोगों ने साफ सारे लोग मिलके हम लोगों ने एक बात कही है कि एक किसी को भी दीजिए, 1 मुसलमान को दीजिए करके, 1 मुसलमान को कम से कम देना ही है करके हम लोगों ने सब जगह बात रखी। 1 दूसरा जो है, हम लोगों ने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमें 3 मिलते थे पहले, अब 1 ही मिली है, तो उसका भी हमारा जो मालूम वहाँ पे भी हम लोग को कम किए थे। असेंबली सीटों में भी हम जितने पूछिए उतने हम लोग को नहीं मिले, तो रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। हम लोगों ने ये कहा है, जो पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी के लिए जो काम करता है मुसलमान, जो ट्रेंड है पार्टी के अंदर, और पूरा स्टेट जो घूमता है, हम ये कह रहे हैं कि हम 10-12 एमएलए समझो जीत गए, हवा अगर है तो मुसलमान, 4-5 अगर एमएलसी है तो हो जाएंगे वो 14-15 या 15-16, एक आध 1 या 2 एमपीस हो जाए, तो सारे मिलकर 17 या 18 पीक पे जब रहेंगे 17-18 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। ये 17-18 मिलकर 224 कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट की लीड के मुसलमानों को लीडरशिप देना है। तो हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसकी पहचान पूरे स्टेट में है, जिसका नेटवर्क पूरी स्टेट में है, जो पूरी स्टेट में घूमता है, घूम के जो मालूम अपने लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको मोबिलाइज करता है, वैसे आदमी को दो जो पार्टी के लिए काम करता है। अब जो एक्सपीरियंस है होना भी चाहिए, क्योंकि जितने अब एमएलसी गुजरे हैं या हैं, इन लोगों की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है नहीं,
और हमेशा ये रिवायत रही है कांग्रेस में कि वही शख्सियत को जो है, वही लोगों को जो है दोबारा जो है नॉमिनेट किया जाता है। क्या आपकी तरह जैसे आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, क्या ऐसे नौजवानों को उठाना नहीं चाहिए एमएलसी के लिए भी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ नौजवान करके नहीं बोल रहा हूँ। मैं नाम नौजवान नहीं, अगर नॉट सो यंग भी जो है को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो अगर पार्टी में कोई काम किया है उसको अगर मौका नहीं मिला है या नहीं तो मौका मिला है कभी कभार और उसको पूरी तरह से मौका नहीं मिल सकता घूमने का, तो ऐसे लोग हैं जो पार्टी में जो काम किए हैं, माइनॉरिटीज़ को खासकर मुसलमानों को ऑर्गेनाइज किए हैं, मोबिलाइज किए हैं, उनके लिए लड़े हैं पार्टी के अंदर, अगर उनके वैसे लीडर्स को अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे काउंसिल के अंदर तो घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, उनका नेटवर्क नहीं रहेगा दूसरों को जो देंगे। और दूसरा जो मालूम जो उनके साथ जो काम किए हैं और उनको जो लोग पार्टी में जानते हैं और जो उनके साथ जुड़े हैं सब मायूस हो जाएंगे। भाई जब हमारे इतने बड़े लीडर जो पूरा स्टेट घूमता है, हमें ऑर्गेनाइज करता है, हमको जो है हमारे ही लीडर को जब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा, तो हमको क्या मिलेगा करके, तो हम ये करेंगे। अच्छा, इससे हटके मैं वापस कोरोना वायरस के मामले में जाना चाहूँगा। अभी जो इमरान पाशा जो कॉर्पोरेटर हैं उन पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है, ठीक है उनकी गलती हुई होगी, एफआईआर दर्ज होना भी सही हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कई ऐसे बीजेपी के एमएलए हैं जिन्होंने बर्थडे मनाया, वायलेशन किया नॉर्म्स का, इसके बावजूद कहीं एफआईआर नहीं होता है, सिर्फ एक कॉर्पोरेटर पे एफआईआर होता है। इस पे कहीं कांग्रेस या कांग्रेस छोड़िए मुस्लिम लीडरों की तरफ से कहीं आवाज उठती हुई नजर नहीं आती? देखिए, मैं इमरान पाशा को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। अब उनकी क्या गलती भी, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यानी तो कोविड-19 पैंडेमिक के जो सर्कुलर्स निकले यानी जो रूल्स बने हैं उसके तहत अगर कोई गलती किया है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि किए हैं, अगर किया है तो जो है आप जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसको आप कीजिए, मैं उसमें कोई कुछ नहीं बोलूँगा। आप जो कह रहे हैं ये तो आम आदमी, आम मुसलमान आज देश भर में कह रहा है, सिर्फ आप बेंगलुरु की बात नहीं, ये एक केस की बात नहीं। आप दिल्ली में जो है लॉकडाउन के पीरियड में यूनियन होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, सफूरा, शिफाउर रहमान, जितने भी लोग जो है जो सीएए, एनआरसी, एनपीआर के प्रोटेस्ट के फोरफ्रंट पे थे, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, अरे एक यूनिवर्सिटी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स को पिकअप करके आप ले जाके बंद कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जो कहता है कि अगर ये नहीं उठेगा तो बहुत बुरा होगा करके, जो इंसाइट करता है, जो प्रोवोक करता है, उसको जो हम आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। जो गोली मारता है, गोली चलाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको आप नहीं करते। शाहीन बाग पे ले जाके गोली चलाता है, उसको आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप जो है अगर आप एक समुदाय के लिए अलग कानून और एक समुदाय के लिए अलग कानून करके आप जो मालूम उस समुदाय का, उस कम्युनिटी का को एक विलेन बना के इस देश में आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे डर है कि जो मालूम कहीं इस तरह की हरकतें, इस तरीके के एक तरफा और पार्शियल तरीके का कानून आप जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डर है कि जो मालूम कहीं हमारे यूथ जो है आने वाले दिनों में रेडिकलाइज ना हो जाए। काफी सवाल है, मुख्तसर सा जानना चाहूंगा। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी कई बार इश्यूज हुए हैं। वक्फ बोर्ड के जो इंतजामिया है उस पर सवाल उठा है, वक्फ बोर्ड में रिश्वत को लेकर सवाल उठा है, कई बदउनियानों को लेकर सवाल उठा है। क्या अभी आप चूंकि मेंबर भी हैं, एमपी के कोटे में आप मेंबर भी बने हैं, क्या इस चीज़ को हल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश हो रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड में अभी जो कमेटी बनी है इसका चुनाव हुआ था जनवरी के महीने में। फरवरी में हम लोगों ने चार्ज लिया और फरवरी में पहली मीटिंग हम लोगों ने की और उसमें बहुत सारे इश्यूज हम लोगों ने टेकअप किए, रेजोल्यूशंस पास किया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने सीईओ को कहा। मार्च के महीने में दूसरी मीटिंग होने वाली थी, लॉकडाउन अनाउंस हो गया। अभी तक लॉकडाउन अभी जो है लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है और लेकिन सब कमिटीज बने हैं। हम लोगों ने पहले ही मीटिंग में हम लोगों ने ये पूरी कोशिश की कि जो हम लोग जाने के आखिरकार वक्फ बोर्ड में क्या ऐसा मसला है कि हर कोई वक्फ बोर्ड के ऊपर ही पड़ता है, हर कोई वक्फ बोर्ड को क्रिटिसाइज करता है। इसीलिए हम लोगों ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें 2 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, एक रिटायर्ड सीनियर केएएस ऑफिसर है और वो लोग पहले या तो सीईओ या तो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड के रह चुके हैं। उनको हम लोगों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया। हम लोग उनको बोले कि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वक्फ बोर्ड के अंदर आना चाहिए और टोटल मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑफिस की होना चाहिए। हमारे एंक्रोचमेंट्स,
हमारे लीज प्रॉपर्टीज कमिटीज को कैसा हैंडल करना, कंप्लेंट्स जो आते हैं उसको कैसा हैंडल करना, कैसा उसको हर तरीके से पूरे तरीके से एक रिपोर्ट वो बना के दें 1-1.5 महीने के अंदर। अगर वो चाहें तो 1-2 स्टेट्स में जो अच्छे वक्फ बोर्ड्स हैं वहाँ पे जाके विजिट करके जो है थोड़ा उनको स्टडी भी अगर करना तो वो करें करके बोल के हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की मीटिंग कल पहली मीटिंग हुई, मैंने भी उसको अटेंड किया है। तनवीर सेठ साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं वो भी अटेंड किए। पूरी तरह से उनको डिस्कशन होने के बाद उन लोगों को हम लोगों ने बोला है कि 1-1.5 महीने के अंदर आप लोग कमेटी का रिपोर्ट दें और उसको बोर्ड में रखेंगे, डिस्कस करेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड के पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है सिवाय वो बिल्डिंग छोड़ के, कोई वक्फ बोर्ड के अंडर डायरेक्टली नहीं, सारे अफिलिएटेड प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी जो है किसी इंस्टीट्यूशन के होते हैं, बोर्ड के नहीं होते। बोर्ड आके मॉनिटरिंग यानी तो सुपरवाइजिंग रोल बोर्ड का होता है कि एक्ट के तहत जो है वक्फ प्रॉपर्टीज 7% वो चले। और जो 7% आता है वो 7% आता जो है बोर्ड को, उसमें या तो सैलरीज के लिए बराबर हो जाता है या नहीं तो सैलरीज के लिए भी कम पड़ता है। गवर्नमेंट का फंड आता है वो सैलरीज के लिए भी उसमें यूज करते हैं और दूसरे एक्टिविटीज के लिए भी उसमें यूज करते हैं। अब कई जगह एंक्रोचमेंट में है, एंक्रोचमेंट कई जगह है। वो इंस्टीट्यूशन में जो लोग थे, जो इंस्टीट्यूशन में जो मैनेजमेंट कमेटी में लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एंक्रोचमेंट वहां पे ना हो। उनकी कई जगह ऐसा हुआ कि एनओसीज दे दिए कि हमारी लैंड नहीं करके। मैं मानता हूं कि कई जगह जो है हेरा फेरी घपलेबाजी हुई है, और वो कौन किए हैं? अपने ही लोग जो मैनेजमेंट कमेटी में वो इदारों के थे वही लोग किए हैं, वही लोग किए हैं। यहाँ पे जो हजारों की तादाद में 30-35 हजार जो प्रॉपर्टीज हैं, कई जगह इंक्रोचमेंट हुआ है, कई जगह जो है गेजेट नोटिफिकेशन में एंट्रीज है लेकिन उसके पेपर्स नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के आज तक भी जो है रजिस्ट्रेशंस भी नहीं है, पेपर्स भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो कमेटी हम लोगों ने बनाई है, तो उनको हम लोगों ने बोला है कि आप सजेस्ट कीजिए किस तरह से पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम कंप्लीट करें, किस तरह से एंक्रोचमेंट्स हटाएं, किस तरह से जो हम वेकेंट लैंड्स को हम लोग बढ़िया तरीके से लीज पे देके, ताकि हम फिर उसको जो है रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में हम कन्वर्ट करें। हमारा जब तक टेन्योर है, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि कोई घपला ना हो और किसी भी तरह का 1 रुपए का भी मिसयूज ना हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, ये इदारे, ये अल्लाह के नाम पे दिए गए हैं। उसमें भी अगर कोई चोरी चकारी करता है, उसमें भी कोई घपलाबाजी करता है, तो मुझे लगता है कि उससे खतरनाक इंसान हमारी कौम के लिए और कोई नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, मुस्लिम लीडरों से मायूसी की बात मैंने इसलिए भी कही कि बजट में जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा कटौती होती है और मुस्लिम लीडरों की तरफ से जो है कोई सवाल नहीं उठाया जाता। कहीं ना कहीं अपोजिशन भी कमज़ोर नज़र आ रही है। अभी जो है फिल वक्त KMDC और दीगर इदारों से जो स्कॉलरशिप जाती थी वो भी बंद हो गए। नहीं, स्कॉलरशिप तो बंद नहीं हुए, क्योंकि जो है स्कॉलरशिप के मामले में मैंने ही सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी भागदौड़ की थी। यहाँ के ऑफिसर्स को, यहाँ के ऑफिसर्स जितने हैं KMDC में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में हो, वो मेरे से रब्ता बाकायदा कर रहे थे, तो स्कॉलरशिप में भागदौड़ करके करवाए। लेकिन देखिए, एक सेकुलर गवर्नमेंट और एक कम्युनल और कास्टिस्ट गवर्नमेंट में बहुत फ़र्क होता है। कटौती तो हुआ है पैसों में। मैं तो ये कहूँगी कुछ ना कुछ जगह मतलब कुछ लीडर्स जो पहल करना था और ज़्यादा बढ़िया तरीके से पहल करते तो थोड़ा बहुत हो सकता फ़ायदा होता था। लेकिन जब भी ये कम्युनल गवर्नमेंट्स रहेंगे, अक़लियतों के ऊपर गाज गिरेगी, उनको नुकसान होगा। मैं तो ये कहूँगा, सरकार आज ये है, कल कांग्रेस हो सकती है, परसों और कोई भी हो सकती है। सरकार की तरफ से जितना भी मिलेगा कम ही होगा। जितनी भी फैसिलिटीज मुसलमानों के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए दिए जाएंगे वो कम ही होगा। स्कीम बंद हुई है, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत? आवाज बाकायदा आवाज उठी है। सिर्फ मुस्लिम लीडर्स नहीं है, हमारे पार्टी के लीडर्स भी आवाज उठाए हैं। असेंबली के अंदर भी जो है विरोध दर्ज किया गया है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों को, हमारी कम्युनिटी को सेल्फ सस्टेनिंग बनना पड़ेगा। हम लोगों को जहालत छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों को तालीम के तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कैंपेन, एक बहुत बड़ा मूवमेंट तालीम को लेके हम लोग को खड़ा करना पड़ेगा। ये लॉकडाउन के पीरियड में ये जितने मुसीबतें हम पे आ रहे थे, जितने लॉ वायलेशन हो रहा था, जितना अग्रेसिवली हमारे कुछ लोग बात कर रहे थे, जिनसे जो है ये कम्युनल फोर्सेस फायदा उठा रहे थे, या नहीं तो चंद टीवी चैनल्स जो फायदा उठा के मुसलमानों को एक विलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये सब जब भी बंद होगा जब हम लोग
अपने पूरे आने वाले जनरेशन को पूरी तरीके से तालीम की तरह हम ले जाएंगे। उनको जो है हम एजुकेट करेंगे, उनको हायर एजुकेशन में उनको ले जाएंगे और अपना कल्चर जो असली जो असल कल्चर जो है, हमारा जो कल्चर जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, जो मुसलमानों का अपना जो कल्चर है ना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन बात करे होना चाहिए। अगर वो होना है उसमें रिफाइन तरीके से हम लोग को अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो हम लोग को हमारे आने वाले जनरेशन को पूरी तरीके से तालीम की तरफ हम लोग को ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या मुस्लिम लीडरों को भी मजबूत होने की जरूरत है, इख्तलाफ भुला के, चूंकि कर्नाटक में मुसलमानों में मुस्लिम लीडरों में काफी इख्तलाफ नजर आता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इख्तलाफ का मुस्लिम लीडर्स में है। इश्यूज को लेके थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है, पर्सनालिटीज को लेके कोई इख्तलाफ नहीं है। हर मुस्लिम लीडर अपने हिसाब से पूरी यहाँ पे कोशिश किया है, काम किया, मेहनत किया। उसके साथ दानिश्वर भी बहुत काम किए हैं, उलमा इकराम भी काम किए हैं, हमारे यंगस्टर्स भी पहली बार आगे आके बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किए हैं। इसको और मजबूत करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 7, 8, 10, 15, 20 सिर्फ सियासतदान को लेके आप जो है आप हर टाइम पे सियासतदान को या तो दोषी ठहरा करने की कोशिश करें, या नहीं तो सियासतदान के ऊपर हम रोएं। इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम सारी कम्युनिटी मिलके तालीम की तरफ बढ़ें, हमारे पूरी मुस्लिम समाज में सुधार लाने की, रिफॉर्म्स लाने की, और पूरी तरीके से हमारी कम्युनिटी को पूरे समाज में एक्सेप्टेबल बनाने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नासिर हुसैन साहब। इनका कहना है कि किसी भी मरहले में अक़लियती लीडरान हो या तमाम लीडरान एक साथ खड़े हैं कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, चाहे वो बजट का मामला हो या दीगर नाइंसाफियाँ हैं, उसके लिए वो हमेशा खड़े हैं और पार्लियामेंट में भी अपने सवालात उठाते रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में किसी और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।